नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का साथ बना है और आपकी ये सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का नाम है अचूक वार सीरीज, और उसका सेट नंबर 9 लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जैसे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़ सकें और हमारी बातें उन तक पहुंच सके। बातें तो करते रहेंगे, आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कल वाले पिछले गृह कार्य की चर्चा करते हैं। ये आपका आ गया भैया, मैंने आपको गृह कार्य दिया था करने के लिए और कुछ लोग उत्तर भी दिए थे, उत्तर सही भी था। आप बताइएगा, इसको मैंने नाम दिया है विशेष प्रश्न। और विशेष प्रश्न है कौन सा, ये गौर कीजिएगा। ये विशेष प्रश्न है भैया कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। सीता वनवास से संबंधित अर्थात कि ऐसी पुस्तक जिसमें सीता के वनवास की चर्चा की गई हो। एक रचना है सवरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात और लास्ट में है प्रवाद पर्व। कुछ लोगों का उत्तर आया था प्रवाद पर्व, तो उनके लिए मैं बता दूं प्रवाद पर्व ही उनका सही विकल्प होगा, उत्तर उनका सही था। और लगे हाथ एक बात और बता दूं, ये नरेश मेहता जी की रचना है। किसकी है भैया? नरेश मेहता जी की रचना है ये। और उसके बाद महाप्रस्थान और संशय की एक रात भी नरेश मेहता जी की रचना है। चलिए, ये तो गृह कार्य की चर्चा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पैराग्राफ पर। ये भैया पहला पैराग्राफ आ गया आपके समक्ष। और आप लोग सोचते होंगे कि गुरुजी इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लेके आते हैं और पैराग्राफ क्या होता है, उबाऊ टाइप में होता है। लेकिन भैया मैं करूं क्या इसमें, जब एग्जामिनर ही ऐसे पैराग्राफ देकर आपके एग्जाम में पूछ चुका है तो मैं उसको बदल तो सकता नहीं। मैं पेट का सेट लेकर आता हूं तो अपने मन से पैराग्राफ को तो छोटा कर नहीं सकता। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको तो मुझे कराना ही पड़ेगा, उसी के आधार पर हमें नए नए भी सीखने पड़ेंगे। इस वजह से पैराग्राफ बड़े हैं। आप लोग पढ़ते चलिए और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए। लिखा क्या गया है, निर्देश लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। आज हमें समय बचाना है, समय ना बढ़ने पाए, 15 क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो लिखा क्या गया भैया, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य। माने विधाता किसे बोला गया? ब्रह्मा को बोला गया। और उसका सिरमौर किसे बताया गया? मनुष्य को बताया गया, यानी कि हम। उसकी कारीगरी का सर्वोच्चतम नमूना इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्या लिखा? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। फिर आगे लिखा गया, उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी। क्या थी? कल्पना ही नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत रूप ही तो सृष्टि है। फिर आगे है, मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। फिर आगे है, अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। मानव सौंदर्य क्या है? अद्भुत एवं अद्वितीय है, यह विद्वान ने कह दिया। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है। फिर आगे, और इस सौंदर्य राशि से सभी को अप्रयायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। फिर आगे है, साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। फिर आगे है,
परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, ध्यान दो आगे, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील व पुयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। फिर आगे है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। फिर आगे लिखा गया एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कलवित हो जाए, यह विचारणीय है। अच्छा ये बताओ, इतना तो पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त हमें क्या लग रहा, उबाऊ लग रहा। अरे भैया उबाऊ लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर पढ़ने वाला छात्र या छात्रा होगी तो इसमें काफ़ी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ढूंढ के बताऊं, अभी आपका पूरा पैराग्राफ नहीं पूरा हुआ है, पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं बताता हूं आप क्या क्या ढूंढ सकते हो। आगे इसी का ही भाग है, अगली स्लाइड पर यह दिया गया है, पढ़िएगा आगे और पढ़ते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा क्या गया है भैया, लिखा गया है यहाँ पे, यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। फिर आगे है, शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ये तो आपके पूरे पैराग्राफ हो गए। आप कहोगे गुरुजी अगर इसमें हम सामान्यता से ढूंढना चाहें तो क्या क्या बातें ढूंढ सकते हैं, आइए मेरे साथ कोशिश करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे आ जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा, आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जल्दी से हम करते हुए ढूंढते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। भैया यहाँ पे देखिएगा, ऐसे ही ढूंढते हैं और यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है विधाता, क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है विधाता, ये विधाता लिखा गया है। विधाता ब्रह्मा की पर्यायवाची, किसकी, ब्रह्मा की पर्यायवाची है। सिरमौर क्या होता है, मुकुट होता है, यहाँ पे सिरमौर सिर का मुकुट होता है। मनुष्य तो है कारीगरी सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, इसमें संधि भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, सर्वधन उत्तम। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत्र ब्रह्मांड की कल्पना की। चलो ठीक है, आगे ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे यथार्थ माने होता है सत्य, यथाधन अर्थ बनेगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ढूंढते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला भैया, अद्भुत मिला, उसके बाद क्या मिला, अद्वितीय मिला। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। क्या है भैया, पर्यायवाची हैं। तो कहने का मतलब ये है 4-5 शब्द मैंने आपको दिखाए, तो ऐसे आप पर्यायवाची
और शुद्ध वर्तनी एक दूसरे के विलोम आप ढूंढ सकते हो, समास ढूंढ सकते हो, संधि ढूंढ सकते हो, उपसर्ग वाले शब्द ढूंढ सकते हो। पढ़ते वक्त आप अपने दिमागवा में ये चीज़ें लेकर चला कीजिए, ये चीज़ लेकर चला कीजिए, तभी आप लोगों का होगा कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि पैराग्राफ है बड़ा और समय को भी ध्यान में रखना है। लिखा क्या गया भैया, लिखा गया वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। कहां पर अभाव होता है? वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव कहां पर होता है? क्या वैज्ञानिक में होता है, या शल्य चिकित्सकों में, या साहित्य शास्त्री में, या साहित्यकार में? अब बताओ, जो बातें कही गई वही बात आपको मानना है। जल्दी से बताइएगा किसमें है भैया? साहित्य शास्त्री में। कहां पे? साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ये आपकी पंक्ति में ही कहा गया। आगे बढ़ूं, हो गया प्रश्न। चलो अगला प्रश्न आ गया भैया। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा क्या गया ये ध्यान दो। लिखा गया है मानव शरीर को यंत्रवत, कहा यंत्र के अनुकूल यंत्रवत कहा गया है। क्योंकि यंत्रवत क्यों कहा गया है? मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है, क्या इसलिए कहा गया? फिर लिखा गया अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, क्या ये बातें हैं? फिर मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। फिर आगे मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। अब चारों में से कौन सा होगा? जल्दी से बताइएगा। जो बातें आपकी पंक्ति में कहेगी, देखता हूं मैं आप लोगों के कमेंट, देखता हूं उत्तरवा आप लोगों के गलत होते हैं। गलत ना कीजिए भैया, पढ़ लिया कीजिए दोबारा फिर से। जब वीडियो पूरा हो जाए तो पीछे करके पूरा पैराग्राफ पढ़ के और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास किया कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? ये आपका बी वाला विकल्प होगा, क्योंकि कहा गया अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। कहा गया एक कोई पुर्जा खराब हो जाता है, पूरी मशीन में गड़बड़ी आ जाती है। आगे बढ़ूं, हो आप लोग साथ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ता हूं। ये तीसरे नंबर का प्रश्न आ गया भैया। बिल्कुल एकाग्रचित होकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए, क्योंकि और बेहतर वीडियो पाओगे। ये मेरी क्लास कभी भी बंद होने वाली नहीं, लगातार होगी और जितनी भी अच्छी संख्या रहेगी उसी के अनुसार आप क्लास पाओगे। हाँ ये है, लेकिन सिलेबस के अनुसार ही मैं चलूँगा। चाहे कोई चीज़ आप लोगों को उबाऊ लगे, और उबाऊ लगने की बात मैं बताऊं क्या है भैया? तो ये बताओ, जहां पे आपको कठिनाई लगने लगे और जहां पे चीजें थोड़ा प्रतिकूल होने लगे, समझ लो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। आइए देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे लिखा क्या गया? यहाँ पे शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। यानी शल्य चिकित्सक जो टूटने, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो ये सब सही करने का जो काम करते हैं उन्हीं को शल्य चिकित्सक करते हैं, हड्डी वाले डॉक्टरों को। तो यहाँ पे लिखा क्या गया? शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, या बी वाला ऑप्शन है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। फिर आगे है मानव शरीर को मृत्यु से बचाना। फिर अगला है जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना। तो अब बताओ, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी? यही तो आपको बताना है भैया, यही बतिया तो कही गई। बी वाला विकल्प कहा गया अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अरे जैसे कोई अंग खराब हो गया, हमारी शरीर का कोई अंग खराब हो गया, अगर उसमें दूसरे शरीर से निकालकर कोई अंग किसी अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, उससे वो सामान्य दशा में फिर शरीर आ जाता है कि नहीं आ जाता? वही काम तो है, और यही बातें आपकी बोली भी गई। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है भैया, चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर पे बोला गया कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय। अब भैया पर्यायवाची पूछ लिया। क्या निरामय का अर्थ नवीन होता है, अद्भुत होता है, स्वस्थ होता है, या सुंदर होता है? हमें बताओ क्या होता है जल्दी से। अब भैया यहाँ पे स्वस्थ होगा, निरामय का अर्थ क्या होगा? स्वस्थ होगा। और स्वस्थ शुद्ध वर्तनी भी लिखा है, स्वस्थ शुद्ध वर्तनी भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले पे
अगले पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ गया 5वें नंबर का प्रश्न। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया भैया? बोलो तो क्यों माना गया? क्या लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है? अरे लघु मानव, छोटा मानव थोड़ी। मन की शक्ति अपराजेय है। फिर आगे मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। पांचों में से बताइए कौन सा होगा? ये डी वाला यही विकल्प हो। तो कहा गया मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसलिए तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। यही वजह है बने की। कितने लोगों के उत्तर सही आए देख रहा हूं कमेंट आप लोगों के ना। लास्ट में मैं उत्तर दूंगा क्योंकि पैराग्राफ है बड़ा और भी आगे चलना है। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाक से तुरंत आ जाता है आपका ये दूसरा पैराग्राफ। देखो एक छोटा और एक बड़ा लेके आ रहा हूं, एक छोटा और एक बड़ा। जल्दी से हमारे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, समय का विशेष ध्यान देना है। भैया लिखा क्या गया? निर्देश दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। अब बताओ इससे सरल क्या हो सकता है? गद्यांश भी दे दिया गया, उसे के अनुरूप 5 प्रश्न बना के दे दिए गए, विकल्प भी उसी में से। अब उसी में से ढूंढना है, आप उसमें टाइम लगा रहे हो। तो गलती किसकी? एग्जामिनर की, आपकी। आपकी गलती यानी कि हमारी। हम भी अपने आप को शामिल कर लेते हैं। लिखा क्या गया? धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी ने अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया, ठीक है। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उनका कहना था प्रेम और अहिंसा यानी कि हिंसा ना करके क्या किया जा सकता है? कठोर से कठोर हृदय वालों को भी पिघलाया जा सकता है, बदला जा सकता है। फिर लिखा गया उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। नितांत सफल सिद्ध हुए। यहां तक कि ये बातें हो गई। फिर है हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। यहां तक प्यार बांटो प्यार पाओ। फिर आगे अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यहां तक बातों को देख लो। फिर है शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। अगर हम झगड़ा कर लेंगे तो हमारा विकास बाधित हो जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है, वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो। यहां तक की बातें। तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। फिर आगे है अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। फिर है अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। यह तो छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है? उत्तर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आपका आ गया भैया विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक है क्या? परिश्रम और ज्ञान आवश्यक है, या आत्मीयता और समीपता आवश्यक है, या अहिंसा और प्रेम आवश्यक है, या हिंसा और भय आवश्यक है? जल्दी से 6वें का उत्तर दीजिएगा। क्या ही होगा? तो क्या होगा भैया? अहिंसा और प्रेम, क्योंकि बातें ये आपकी पंक्ति में कहेगी, यही तो होगा। क्या ही सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका। लिखा क्या गया भैया? लिखा गया कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे? भय से, अहिंसा द्वारा, मौन पालन द्वारा, सत्य पालन द्वारा। तो बातें तो अहिंसा की गई, तो अहिंसा द्वारा ये किया जा सकता है। किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा किया जा सकता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। आगे 8वें नंबर का प्रश्न आ गया।
क्या लिखा है भैया, लिखा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, ये बातें लिखी गई। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ये विकल्प हो गया। फिर अध्यात्म और उपासना, दूसरा विकल्प। फिर तीसरा धन और सम्मान, तीसरा विकल्प। फिर चौथा धन और वैभव। क्या है, चारों में से जो बातें आपकी पंक्ति में कही गई वही बताओ, होगा क्या, जल्दी से बताइएगा। यही बतिया तो कही गई कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आ गया 9वें का, ये तो एकदम सरल है, कोई भी इसका उत्तर दे दे। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताओ, क्या होगा, निम्न होगा। निम्न का पर्यायवाची तो हाँ निम्न, उसके बाद विधिवत या बिल्कुल या भली भांति, तो इसका पर्यायवाची होगा भैया बिल्कुल। क्या होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, विधिवत का मतलब अच्छी तरह, निम्न माने नीचे, और भली भांत माने अच्छी तरह ही होता है। भली भांत, विधिवत एक दूसरे के पर्याय हैं। चलो आगे बढ़ूं, ये आ गया आपका 10वें नंबर का प्रश्न। और 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, लिखा गया विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। अब बताओ, विश्व हो या घर हो या हमारा समाज हो, शांति क्यों आवश्यक है, ऐसे बताओ। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, क्या इसलिए विश्व में शांति आवश्यक है। व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए। फिर तीसरा विकल्प है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। फिर आगे है मानव जाति के विकास के लिए। चारों में से बताइएगा, जो बातें आपकी पैराग्राफ में हो वही बातें होंगी। तो मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। बतिया समझ में आई। ये 10 प्रश्न आपके पैराग्राफ के थे, पैराग्राफ का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, व्याकरण का मचाते हैं तांडव। अब आगे आ गया भैया, आगे आ गया, लिखा क्या गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिखा गया है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या कौमुदी के हैं, सौदामिनी के हैं, कुमुदनी के हैं या कुमुद कला के हैं। किसके हैं, कुमुदनी के हैं। किसके हैं भैया, कुमुदनी के हैं। और कौमुदी, सौदामिनी, ये दोनों किसकी, ये बिजली की पर्यायवाची किसकी होंगी, बिजली की पर्यायवाची। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रतपा, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची होंगे। कुमुदनी, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके हैं, कुमुदनी के। और नलिनी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह 12वें नंबर का प्रश्न आ गया आपका, जड़ का विलोम है भाई, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम। जड़ का क्या जल होगा, मूर्ख होगा, विद्वान होगा या चेतन होगा। कोई भी छोटा बच्चा भी बता दे, कोई भी छोटा बच्चा भी बता दे, जड़ का क्या होगा भाई, चेतन होगा, जड़ का चेतन होगा। और जल का तो पानी जान रहे हो, पानी के अलावा इसे आब कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी के एक सिलेक्टेड पर्यायवाची आब, याद रखिएगा, आब याद रखिएगा बस, और कोई चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपका आ गया 13वें नंबर का प्रश्न। अब बताइएगा भैया, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। कहने का आशय ये है कि चारों में से 3 तो स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात कि पुल्लिंग। ये बताओ, यामा, योजना, भिक्षा और संबल, चारों में से बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपका भैया क्या होगा, जैसे यामा किसकी पर्यायवाची, यामा तो रात की है, यामा किसकी है, रात की पर्यायवाची है। और योजना तो जान ही रहे हो, जो मंत्रणा करके जो भी प्लान वगैरह बनाए जाते हैं उन्हीं को योजना कहते हैं। अब भिक्षा, इन तीनों का पता लगाना, ये तो तीनों स्त्रीलिंग कैसे होंगे कि योजना के साथ मेरा मेरी लगाओ, मेरी योजना कि मेरा योजना, मेरी योजना, क्लियर हो गया, स्त्रीलिंग है। भिक्षा माँ के साथ क्या लगा सकते हो, आप विशेषण लगाओ या क्रिया लगाओ। भिक्षा दी गई या भिक्षा दिया गया, नहीं, भिक्षा
दी गई। और संबल के साथ मेरा मेरी लगाओगे तो संबल क्या होगा, मेरा संबल, मेरा संबल, मेरी संबल नहीं होगा, मेरा संबल, संबल पुल्लिंग, बाकी तीनों के तीनों क्या होंगे, ये आपके होंगे भैया स्त्रीलिंग। और आपको स्त्रीलिंग नहीं है ये पहचानना था, आपका विकल्प हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ गया गोटी लाल करना, मुहावरे का अर्थ बताओ। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ बताओ भैया। मन न लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, या अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो ये चौथा विकल्प होगा, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आया भैया, ये 15वें नंबर का। अब इसी पे आएगा मजा और आप लोग रुचि लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से बातें होंगी, बहुत अच्छे से बातें होंगी, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। ये लिखा गया सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब बताइए, सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात की जाए तो ये भैया कब के कवि हैं, ये छायावादी हैं। पहली बात तो ये जानो, ये छायावादी हैं, ठीक है। छायावादी के अलावा एक बात और जानो, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि कहते हैं। ध्यान गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इन बातों पे। चलो ठीक है, ये बात हो गई भैया। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा इनका जन्म स्थान क्या है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में। कहाँ पे? कौसानी, कौसानी एक गांव का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये इतनी बातें तो हो गई। और गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम है, बचपन का नाम, बचपन में गोसाई दत्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोसाई दत्त, ठीक है। ये जानकारियां हो गई, अद्भुत जानकारी मिली आपको। अब ये बताओ, ये सारी की सारी रचनाएं स्वर्णधूलि हो, लोकायतन हो, युगवाणी हो या चिदंबरा, चारों की चारों रचनाएं इनकी हैं। तो इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें भैया तो चिदंबरा को दिया गया, जो कि हिंदी की प्रथम रचना है जिसे चिदंबरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो मौखिक बातें सुन लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी सन 1965 में। कब? 1965 में। और 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के रचनाकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ओटका कुशलम या अडाकुजाई एक रचना है उनकी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बांसुरी, उसको दिया गया। फिर आगे बढ़े 65 के बाद 66 में, 67 में भी दिया गया। फिर 68 की जब बात आई, 1968 का समय आया, कब? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, सन है आपका 1968। तो चिदंबरा जो कि एक काव्य रचना है, क्या है भैया? ये काव्य संग्रह है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, काव्य संग्रह है, इसको दिया गया। और हिंदी की प्रथम रचना बनी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा अगर और बात करें, आगे बढ़ते हैं। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, जिनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनकी रचना उर्वशी को 1972 में दिया गया, हिंदी का। फिर हिंदी वाला मिला सन 1978 में, कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। फिर आगे 1982 में महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यामा के लिए दिया गया। एक काम और हुआ कि इसके बाद 1982 के बाद एकलकृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना बंद हो गया, संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए 1983 से दिया जाने लगा। फिर हम हिंदी विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो आगे हम चर्चा करें तो 1992 में फिर मिला नरेश मेहता जी को, फिर 1999 में निर्मल वर्मा को, फिर आगे बढ़े 2005 में कुंवर नारायण को, और उसके बाद यहाँ पे 2009 में अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया, 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया, हिंदी वाला
कृष्णा सोबती को दिया गया। और अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को, अभी हिंदी वाला, हाल ही वाला नया जो है। तो ये तो बातें हो गई भैया, और इस जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट भी हुए होंगे। तो आगे चलते हैं, ये इतनी बातें हो गई, आगे हम चलते हैं, आगे की बातें हैं। आपका सरप्राइज आ गया गृहकार्य पे चर्चा देखिएगा। विशेष प्रश्न, आधे अधूरे किस विधा की रचना है ये बताना है। कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है, और किसकी रचना है। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा विशेष जानकारी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।